यस, विजिबल है। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट, इसके बारे में अधिक जानकारी देंगे हम अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को। मेरा नाम है मालन कोरिया, एनएसडीएल से। मैं 12 साल से एनएसडीएल में हूँ। और हम आप इस टॉपिक पे डिपॉजिट के बारे में अधिक जानकारी देंगे। बेसिकली कैसे आपका जो डीमैट अकाउंट है, आप क्या फीचर्स है आपके डीमैट अकाउंट में, आप कैसे प्रिकॉशन ले सकते हो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो कैपिटल मार्केट में। और हमारे साथ मिस्टर हरीश भी है, जो एमएससी से है। वो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अधिक जानकारी देंगे, क्या स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, कैसे सेटलमेंट होता है। इस बारे में अधिक जानकारी देंगे। तो प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं इसी के साथ। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट, बेसिकली आप जैसे आप बैंक में जाते हो तो बैंक आपको तो पता ही होगा कि बैंकिंग रेगुलेशंस का रेगुलेटर कौन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंकिंग का रेगुलेटर है वो आरबीआई है। सिमिलरली जैसे कैपिटल मार्केट में भी एक रेगुलेटर होता है जो है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो पूरा कैपिटल मार्केट्स रेगुलेट करता है। अब अकेले तो सभी तो काम नहीं कर सकते, तो काफी सारे इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस हो गया, डिपॉजिटरीज हो गया, इन स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो गए। तो ये सारे इंटरमीडियरीज हैं जो आपका डीमैट अकाउंट की शुरुआत करते हैं, सेटलमेंट्स होता है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, और सारे रिकॉर्ड्स डिपॉजिटरी के द्वारा स्टोर किया जाता है। तो बेसिकली जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, जब भी आप बाय और सेल करते हो शेयर्स। शेयर्स तो आपको पता है कि ये स्टॉक के मार्केट में जब भी आप, फॉर एग्जांपल आपको अगर जो भी मैं एग्जांपल लूंगा, ये सिर्फ एग्जांपल की तरफ से मैं लूंगा, जो भी शेयर का नाम लेता हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि आपको बाय करना है। ठीक है, ये एक मैं नोट करना चाहूंगा। तो बेसिकली जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस, अगर आप इन्फोसिस का शेयर लेते हो, ठीक है, तो जब आप शेयर लेते हो तो कोई तो बेचने वाला चाहिए दूसरे एंड पे। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल 10 शेयर्स खरीदना हो, और दूसरे एंड पे तो 10 शेयर्स बेचना हो किसी को, तो एक खरीदारी होना चाहिए और बेचने वाला होना चाहिए। तो ये सारे बाइंग एंड सेलिंग जो होता है, ये सेटलमेंट के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज पे क्लियर हो जाता है। तो बेसिकली अपना जो मार्केट है, स्टॉक्स एंड कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजेस है, जैसे एनएसई हो गया, ये स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बीएसई, एमएसई। हमारे साथ एमएसई आज है जो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बता देंगे। और ऑल्सो कमोडिटी मार्केट्स भी होता है, एमसीएक्स जो है, एमसीएक्स है, ये कमोडिटी मार्केट्स के बारे में देखता है। उसी दूसरे द्वारा एक डिपॉजिटरीज करके है। तो डिपॉजिटरीज भारत में दो डिपॉजिटरीज है, एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये दोनों डिपॉजिटरीज होते हैं भारत में। तो एनएसडीएल बेसिकली 1996 में अपने ऑपरेशन शुरुआत किया है, और सीडीएसएल ने 2000 में शुरुआत किया है। उसके अलावा अदर इंटरमीडिएरीज जो है स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, म्यूचुअल फंड, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो तो म्यूचुअल फंड एजेंट्स होते हैं। अगर आपको डीमैट की शुरुआत करना हो, डीमैट अकाउंट क्या है, जैसे आप बैंक में जाते हो, आपको सेविंग अकाउंट की सेविंग अकाउंट शुरुआत करना होता है। अगर आपको कुछ पैसे आपके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना हो तो आपको सेविंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। उसी तरह अगर आपको शेयर्स खरीदना हो या बेचना हो तो उसके लिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों अकाउंट्स और बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो ये तीनों अकाउंट जो है ये मैंडेटरी है, अगर आपको कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करना हो तो आप सबसे पहले किसके पास जाओगे अगर आपको वो डीमैट अकाउंट की शुरुआत करना हो तो पहले तो आपको अगर डीमैट अकाउंट की शुरुआत करना हो तो एनएसडीएल जो डिपॉजिटरी है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये एनएसडीएल के जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो एजेंट जिसको कहा जाता है, अराउंड 276 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं जो एनएसडीएल के साथ टाइड अप है। तो ये सारे 276 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अलग अलग सर्विस सेंटर्स के द्वारा, मतलब हमारे पास 36,000 प्लस सर्विस सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में फैले हुए हैं, जहाँ पे भी आप कौन से भी एक कॉर्नर में आप अगर डिमैट अकाउंट की शुरुआत करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है, आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पे जाके आप डिमैट अकाउंट की शुरुआत कर सकते हो। वैसे ट्रेडिंग अकाउंट आप उसी डीपी के पास शुरुआत कर सकते हो, वो भी पॉसिबल है।
तो अगर आपको डीमैट अकाउंट की शुरुआत करना हो तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। बैंक अकाउंट का क्यों चाहिए आपको? बिकॉज अगर कोई कंपनी डिविडेंड्स देता है, फॉर एग्जांपल आपका इन्फोसिस आपने खरीदा है शेयर, और इन्फोसिस ने रिसेंटली 15 रुपये डिविडेंड दिया है, तो अगर आपको डिविडेंड एक शेयर पे मिलता है 15 रुपये, तो वो कहाँ पे क्रेडिट होता है? तो आपके बैंक अकाउंट पे क्रेडिट होता है, जो आपने आपके डीमैट अकाउंट के साथ लिंक किया हो। तो आपका बैंक अकाउंट डीमैट अकाउंट के साथ लिंक होना जरूरी है, ये आप ध्यान में रखिए। तो जो भी आप इनकेस आप कभी भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको बैंक अकाउंट दूसरी बैंक अकाउंट को लिंक करना है, वो आप डिपॉजिट पार्टिसिपेंट पे के पास जाइए और अपना न्यू बैंक अकाउंट डिटेल्स भी दे सकते हो आपके डीपी के पास। तो वो आपका न्यू बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके सिस्टम में स्टोर करेंगे, और वो न्यू बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आपके सिस्टम में दिखाया जाएगा। तो बैंक अकाउंट मैंडेटरी है। डीमैट अकाउंट जैसे मैंने बताया, अगर डीमैट अकाउंट की शुरुआत करना हो तो आपको डिपॉजिट पार्टिसिपेंट के पास जाना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट ये आपको ब्रोकर के द्वारा शुरुआत किया जा सकता है। ये तीनों अकाउंट्स मैंडेटरी है अगर आपको शेयर्स खरीदना हो या बेचना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, तो क्या ये जरूरी है डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट? तो आप ऑफलाइन भी म्यूचुअल फंड खरीदी कर सकते हो, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड खरीदना हो तो ये जरूरी है कि आप डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट शुरुआत कीजिए। इसके काफी सारे फायदे हैं, बिकॉज अगर आप आज के तारीख में आपको भी पता है कि फिक्स डिपॉजिट जो बैंक्स एफडी रेट देते हैं वो काफी कम है, 4 to 5%। कुछ कुछ बैंक 6 और 7% देते हैं, बट वो काफी कम बैंक्स होते हैं जो 6 और 7% दे रहे हैं अभी। सेविंग अकाउंट 3 to 4% ही हुआ है सेविंग अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर एक इन्फ्लेशन करके एक कंसेप्ट है, बेसिकली इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन उसको कहा जाता है जो आपके पैसे को बेसिकली आपका पैसा कम हो जाता है। इन्फ्लेशन आज के तारीख में अराउंड 5.5% है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको अगर रिटर्न्स बीट करना है इन्फ्लेशन को, तो आपको कुछ रिटर्न ऐसा होना चाहिए कि अराउंड 10 to 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अभी ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट्स है जो आपको 10% एटलीस्ट मिनिमम एटलीस्ट 8 to 10% दे सकते हैं? तो वो है इक्विटी शेयर्स, इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड। ये सारे अगर आप बैक डेटेड हिस्ट्री निकालोगे म्यूचुअल फंड्स के, अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइजर के द्वारा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या अच्छे ए ग्रुप के शेयर्स खरीदते हो, तो काफी सारे अच्छे रिटर्न भी मिलते हैं इसमें। आप इन्फ्लेशन भी बीट कर सकते हो, बिकॉज इन्फ्लेशन जिसको पैसे खाता है उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो वो आपको ये ध्यान में रखना है कि जनरल नॉलेज में, जनरल कंसेप्ट में, अगर टमाटर या उस दिन मैं जा रहा था वहाँ पे कांदा का भाव आजकल 50 रुपए हो गया है, 50 रुपए किलो। तो ये क्यों बढ़ता है? ये इन्फ्लेशन के द्वारा बढ़ता है। पहले 20 था, 30 था, अभी 40 था बीच में, और फिर अभी 50 हुआ है। तो ये इन्फ्लेशन का एक कंसेप्ट है जो बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। तो इसके लिए आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको अच्छा रिटर्न भी दी मिल सके। अभी एनएसडीएल के बारे में कुछ अधिक जानकारी देना चाहूँगा। तो एनएसडीएल जैसे मैंने पहले बताया 1996 नवंबर 8 नवंबर 1996 में इनॉग्रेट हुआ था। और ये हमारा खुशी की बात है कि हमने इस साल 8 नवंबर को 25 साल कंप्लीट किया है। तो एनएसडीएल ने 25 ईयर्स कंप्लीट किया है 8 नवंबर 2021 में। और थैंक यू फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने डीमैट अकाउंट हमारे साथ शुरुआत किया है एंड पार्टिसिपेटिंग इन द कैपिटल मार्केट्स एज वेल। तो ये एनएसडीएल है भारत का वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है। और जैसे मैंने पहले बताया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो एजेंट्स कहा जाता है, उसके माध्यम से हम अपना सर्विसेज इन्वेस्टर्स को सहायता देते हैं। दूसरा जो चार्ट है इनिशियल प्रोग्रेस, जो है कस्टडी वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 शेयर्स है XYZ कंपनी के और उसका जो वैल्यू है 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए को कस्टडी वैल्यू कहा जाता है सिंपल टर्म में। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा जो NSDL डिपॉजिटरी है, हमारे पास 2 करोड़ इन्वेस्टर्स से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स है हमारे NSDL सिस्टम में, जिनका वैल्यू 300 लाख करोड़ अक्टूबर में क्रॉस हुआ था। अभी 294 लाख करोड़ है। तो ये 294 लाख करोड़ वैल्यू है जो
2 करोड़ इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनका वैल्यू, जो शेयर्स का वैल्यू है, वो 294 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। तो ये काफी बड़ी रकम है जो एनएसडीएल सेंट्रल सिस्टम में, डिपॉजिटरी सिस्टम में सेफ जगह पे रखते हैं। तो हमारा पैरल बैकअप साइट्स भी रन करते हैं, इनकेस कुछ डिजास्टर होता है, अर्थक्वेक होता है, फ्लड होता है, तो हमारे पैरल बैकअप साइट भी है। तुरंत वो साइट पे हमारा स्विच हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से। तो इन्वेस्टर्स का जो सिस्टम, इन्वेस्टर्स का जो ये इन्वेस्टमेंट है, ये सुरक्षित है एनएसएल के सेंट्रल सिस्टम में। वैसे जैसे मैंने बताया, एनएसएल का जो कस्टडी वैल्यू है वो 294 लाख करोड़ था। ये बैंक डिपॉजिट्स का जो वैल्यू से भी अधिक है। बिकॉज अगर आप देखोगे मार्च 2001 में 2021 में 31 मार्च 2021 में एनएचएल का जो कस्टडी वैल्यू था वो 244 लाख करोड़ था। और बैंक डिपॉजिट का जो कस्टडी वैल्यू, मतलब जिन्होंने बैंक में इन्वेस्ट किया है, उनका जो वैल्यू है टोटल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडिया में, उनका जो वैल्यू था वो 153 लाख करोड़ है। मतलब आप सिंपल कंसेप्ट में समझ सकते हो कि अधिक लोग अभी, बिकॉज से फिक्स डिपॉजिट रेट नीचे आ रहा है, सेविंग रेट नीचे आ रहा है, काफी सारे लोग इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट में अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नए डीमैट अकाउंट शुरुआत कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका यही आप देख सकते हो कि कस्टडी वैल्यू बढ़ते ही जा रहा है, बिकॉज वो बैंक डिपॉजिट से भी अधिक है। जीडीपी भी अगर आप देखोगे कि वो भी कस्टडी वैल्यू से कम है। तो आप देख सकते हो कि काफी सारे लोग कैपिटल मार्केट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट है जो ओवरऑल सिस्टम, आप एनएसडीएल का डिपॉजिटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, या कैसे सेंट्रल सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो आप ऊपर देख सकते हो ईश्वर कंपनी लिखा है। ये ईश्वर कंपनी कौन है, या रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट कौन होता है। तो जैसे आप शेयर खरीदते हो, जो भी जैसे टीसीएस या इन्फोसिस या सन फार्मा का शेयर खरीदते हो, ये सारे ईश्वर कंपनीज कहा जाता है, इनको ईश्वर कंपनीज कहा जाता है। तो जब भी कोई भी कंपनी, जैसे नायका हो गया अभी जो आईपीओ के साथ आया है, तो ये नायका को एक आईसिन दिया जाता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल में, जैसे हम स्कूल में रहते थे और हमको एक रोल नंबर दिया जाता था, वो यूनिक नंबर होता था कि सिर्फ आपको दिया जाता था, सही है। तो उसी तरह कंपनीज को, हर एक कंपनी को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, जिनको कहा जाता है आईसिन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको कहा जाता है। ये यूनिक नंबर होता है और ये एनएचडीएल जनरेट करके हर एक कंपनी को देता है। तो एक एग्रीमेंट होता है एनएचडीएल और कंपनी के माध्यम से, उनको एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है और फिर ये कंपनी लिस्ट हो जाता है। आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिखा जाता है। एनएससी का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, आईसीसीआई का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, बीएससी का जो है आईसीसीएल है, और एनएससी का एनसीसीएल है। और नीचे है दो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी 1 डीपी 2। जैसे अगर मैंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट 1 के साथ अकाउंट, डीमैट अकाउंट शुरुआत किया है, और आपने समझ लो डीपी 2 के साथ डीमैट अकाउंट शुरुआत किया है, सिंपल एग्जांपल में शेर खान और से एचडीएफसी के साथ शुरुआत किया है। तो अगर मुझे शेयर्स खरीदना है तो मैं शेर खान के पास जाऊंगा, एक डिलीवर इंस्ट्रक्शन स्लिप दूंगा, और मैं बाइंग के लिए डिलीवर इंस्ट्रक्शन स्लिप दूंगा शेयर्स खरीदने के लिए। और उसी दूसरे, जैसे मैंने बताया कि दूसरे साइड पे एक सेलर होगा एचडीएफसी पे जाके, वो सेल कर देगा 10 शेयर्स। तो वैसे ही एक जो भी रिकॉर्ड होता है बाइंग एंड सेलिंग का, ये एनएसएल के सेंट्रल सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास हर एक क्लाइंट जो भी होता है, जैसे 2 करोड़ क्लाइंट जो एनएसएल का इन्वेस्टर्स है, जो एनएसएल के इन्वेस्टर्स है, वो सारे रिकॉर्ड, जिनका भी कस्टडी वैल्यू कौन से शेयर्स में उन्होंने खरीदी है, ये सारे सेंट्रल रिकॉर्ड में स्टोर किया जाता है। अदर डिपॉजिटरी है वो है सीडीएसएल। तो ये इंटर डिपॉजिटरी रिलेटेड कनेक्टेड हो जाता है। तो एक सेटलमेंट होता है, इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर होता है एवरीडे बेसिस पे। ये भी एनएसएल सीडीएसएल एक सिस्टम होता है जहाँ पे इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल आपने आपने अगर डीमैट अकाउंट शुरुआत की है, सीडीएसएल क्या था, और से एग्जांपल हमारा एनएसएल के साथ है, तो इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर किया जाता है। तो इसके लिए ये सारा सिस्टम एक प्रॉपर सिस्टम है जहाँ पे सारे शेयर्स रिकॉर्ड किया जाता है सेंट्रल सिस्टम में, डिपॉजिटरी में, और हर एक कंपनी या हर एक सेटलमेंट पे स्टोर किया जाता है। सर्विसेज ऑफर्ड बाय डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अभी आपने शुरुआत किया है डीमैट अकाउंट, तो इसके, जैसे आपने सेविंग अकाउंट शुरुआत किया है, तो आप
अपना सेविंग अकाउंट में आप क्या क्या कर सकते हो। आप अपना से अगर आपको पैसे ट्रांसफर करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो सेविंग अकाउंट में। उसी तरह अगर आपने डीमैट अकाउंट शुरुआत किया तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो चेंज कर सकती हो। अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो वो भी आप कर सकते हो। ईमेल आईडी चेंज हुआ है, मोबाइल नंबर चेंज हुआ है, वो भी आप तुरंत जाके कर सकते हो। एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप अपना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो एक एजेंट है जिनके माध्यम से आप डीमैट अकाउंट शुरुआत करते हो। और जब भी कुछ भी क्वेरीज होंगे तो आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके आप सॉल्व कर सकते हो। आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको से एग्जांपल लोन की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको एक घर खरीदना हो या एक गाड़ी खरीदना हो और अगर आपको लोन की ज़रूरत है, तो अगर आप समझ लो आपके पास 10 लाख रुपए के शेयर्स हैं और अगर आपको लोन चाहिए तो वो भी आप शेयर्स को गिरवी रख के आप लोन ले सकते हो। तो इसको प्लेज के माध्यम से आप कर सकते हो। तो प्लेज एक ऐसा कंसेप्ट है जो आप शेयर्स को गिरवे रख के एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप लोन ले सकते हो और जैसे आप पैसे रीपे करते हो तो आपके शेयर्स फिर से अनफ्रीज हो जाता है। मतलब आपके शेयर्स आपके ही अकाउंट में होता है, वो सिर्फ फ्रीज किया जाता है जब भी आप लोन लेते हो। आपको डिविडेंड्स वो सारे आपके अकाउंट में आ जाता है। सिर्फ शेयर आप बेच नहीं सकते हो। जब भी आप प्लेज का फैसिलिटी लेते हो, जब भी आप लोन लेते हो, आप शेयर्स को बेच नहीं सकते हो। जैसे आप रीपे करते हो तो शेयर्स को आप कभी भी बेच सकते हो। और अगर हमारे पास ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, जैसे आपको शेयर्स आपके अकाउंट से आपके भाई के अकाउंट में ट्रांसफर करना हो तो वो भी आप कर सकते हो ऑफ मार्केट ट्रांसफर के माध्यम से या ऑन मार्केट ट्रांसफर के माध्यम से। ऑफ मार्केट ट्रांसफर के माध्यम से अगर आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदना हो ऑनलाइन, वो भी आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप जाके डीमैट अकाउंट का डिटेल्स देके अब म्यूचुअल फंड आपके डीमैट अकाउंट में भी आप परचेस कर सकते हो। ये सारे सारे जो फीचर्स है ये डीमैट अकाउंट में अवेलेबल है। आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप से 6 महीने में से बाहर आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो और आपको अगर आपको अकाउंट ऑपरेट नहीं करना हो तो आपका ऑप्शन है फ्रीज करने का। आप अकाउंट लेवल फ्रीज, आईसिन लेवल फ्रीज, वो भी आप कंट्री लेवल फ्रीज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, फीचर्स है जो आप अपने डीमैट अकाउंट में आप इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी सारे नए इन्वेस्टर्स है, इनके साथ कोई नए इन्वेस्टर हैं हमारे आज के कार्यक्रम में, और इनको अगर आपको डीमैट अकाउंट शुरुआत करना हो तो एज पर द सेबी रिक्वायरमेंट पैन कार्ड का होना ज़रूरी है। तो आपको कॉपी ऑफ पैन कार्ड सबमिट करना है आपके डीपी के पास। आपको एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस आप आधार कार्ड, कॉपी ऑफ आधार कार्ड दे सकते हो या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड। ये सारी चीज़ें जो है ये प्रूफ ऑफ एड्रेस को एक्सेप्ट किया जाता है। और कैंसल चेक, एक कॉपी का ऑफ कैंसल चेक देना पड़ेगा। अभी कैंसल चेक क्यों देना पड़ेगा? बिकॉज ये सारे जो बैंक डिटेल्स है ये आपके सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाएगा और जैसे मैंने पहले बताया अगर डिविडेंड का कोई भी कंपनी हो तो आपके बैंक अकाउंट में तुरंत आप क्रेडिट दिया जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें जो है ये मैंडेटरी एज पर द सेबी रिक्वायरमेंट। इसके अलावा काफ़ी सारे सेविंग अकाउंट में, जैसे HDFC सेविंग अकाउंट में 10,000 का मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, या से कोऑपरेटिव बैंक में भी कभी कभी 1,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। तो ये क्या कंपलसरी है कि डीमैट अकाउंट में भी रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। डीमैट अकाउंट में आपका अगर जीरो बैलेंस भी होगा तो भी आपको कोई इंटरेस्ट या कोई भी शेयर्स डेबिट नहीं होंगे। तो आप जीरो बैलेंस रख सकते हो आपके डीमैट अकाउंट में। अकाउंट कैन बी ओपन बाय माइनर, मतलब अगर वो 18 साल से कम हो, आपके बच्चे हैं या किसी 18 साल से कम हो और उनको डीमैट अकाउंट का शुरुआत करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ गार्डियन, जो उनका गार्डियन है उनका एक प्रूफ ऑफ डिटेल्स देना जरूरी है डीपी के पास। इसके अलावा काफ़ी सारे जॉइंट अकाउंट, जब भी आप जॉइंट अकाउंट हो और आप फॉर एग्जांपल ए और बी जॉइंट अकाउंट है और इन केस ए और बी में शेयर खरीदना हो तो दोनों अकाउंट होल्डर्स को साइन करना जरूरी है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप बुक। अब डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप क्या है? जैसे आप बैंक में जाते हो, सेविंग अकाउंट ओपन करते हो, आपको चेक बुक दिया जाता है, राइट? जब भी आप चेक देते हो बैंक में, आपको इधर आपके अकाउंट में से ट्रांसफर किया जाता है या आप पैसे बैंक से ले सकते हो। उसी तरह अगर आपको शेयर्स बेचना हो या खरीदना हो, जब भी आप डीमैट अकाउंट शुरुआत करते हो तो आपको एक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप बुक दिया जाता है आपके डीपी के
तरफ से। तो ये डिलीवर इंस्ट्रक्शन स्लिप बुक जब भी आप शेयर्स खरीदना हो या बेचना हो तो उस तभी आपको ज़रूरी पड़ेगी ये इंस्ट्रक्शन का स्लिप बुक। तो जैसे मैंने बताया दोनों अकाउंट होल्डर्स को कंपलसरी है जो जब भी आप यूज़ कर रहे हो डीआई स्लिप। अकाउंट कैन बी ओपन ऑन बिहाफ ऑफ स्टॉक ब्रोकर होल्डिंग पावर ऑफ अटर्नी, मतलब एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप वो डीआईएस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप अपना पावर ऑफ अटर्नी आपको डीपी के पास देके आप यूज़ कर सकते हो। अब ट्रांसपोजिशन कम डीमैट फैसिलिटी क्या है, ये और एक सर्विस है, फैसिलिटी है जो आपके डीमैट अकाउंट में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मानिए आपके पास अगर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है ए और बी के नाम से, मतलब फॉर एग्जांपल ए फर्स्ट होल्डर है और बी सेकंड होल्डर है, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, और आपके पास डीमैट अकाउंट भी है दूसरी तरफ जो ए और बी या बी और ए के नाम से है। तो क्या आप फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट वही डीमैट अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हो, क्रेडिट कर सकते हो? बिल्कुल। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है ए और बी के नाम से या बी और ए के नाम से और फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है इंटरचेंजेबली ए और बी के नाम से, तो वही सेम डीमैट अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हो। आपको नई डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि जो जो अकाउंट होल्डर्स है वो सेम होने चाहिए। जैसे ए एन बी या बी एन ए, ये दो अकाउंट होल्डर्स है, और डीमैट अकाउंट में भी दो अकाउंट होल्डर्स होने चाहिए और वो सेम अकाउंट होल्डर्स होने चाहिए। जैसे मैंने बताया अगर तीन अकाउंट होल्डर्स हैं तो डीमैट अकाउंट में भी तीनों होल्डर्स होने चाहिए और वही डीमैट अकाउंट होल्डर होने चाहिए। तो उसके लिए आपको एक डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म भर के, ट्रांसपोजिशन फॉर्म भर के आप अपना डीपी के पास जाके आप सबमिट कर सकते हो, और आपके फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट जो है वो डीमैट में अवेलेबल हो जाएंगे और सरेंडर फॉर डीमैट हो जाएंगे। अब ये नॉमिनेशन एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है जो आपके डीमैट अकाउंट में ज़रूरी है। अब पहले जैसे नॉमिनेशन काफ़ी सारे लोग जो है वो नॉमिनेट नहीं करते अपने लोगों को। अभी इसमें क्या हो जाता है कि अगर नॉमिनी नहीं किया है और आपके डीमैट अकाउंट में, और इन केस अगर बाय एनी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस डेथ हो जाता है डीमैट अकाउंट होल्डर का, और अगर नॉमिनी नहीं है वो डीमैट अकाउंट में, तो वो लीगल प्रोसेस में लीगल प्रोसेस के थ्रू लीगल हेड के पास ट्रांसफर किया जाएगा शेयर्स। इसमें काफ़ी सारे टाइम कंज्यूमिंग है, पैसे पैसे लगते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, लीगल है, नॉमिनी, नोटरी चार्जेस लगते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अगर आपने नॉमिनी नहीं किया है तो उसमें ये लीगल प्रोसेस में चला जाता है। बट अगर सपोज लो आपने नॉमिनेट किया है, से एग्जांपल ए को नॉमिनेट किया आपके डीमैट अकाउंट में, तो इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस अगर डेथ हो जाता है अकाउंट होल्डर का, तो ये सारे शेयर जो है वो ए के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएंगे, डीमैट ए के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएंगे। अगर अभी ये सर्विस भी दिया जाता है कि आप अपने डीमैट एक ही डीमैट अकाउंट में, एक डीमैट अकाउंट में अप टू 3 नॉमिनीज आप कर सकते हो। जैसे किसी के पास ए बी और सी को नॉमिनीज बनाना है तो वो भी आप कर सकते हो एक ही डीमैट अकाउंट में। आपको परसेंटेज अगेंस्ट ईच नॉमिनी रखना है, जैसे एग्जांपल 25%, 25% और 50%, ये तीन परसेंटेज या जो भी परसेंटेज आपको रखना है, इक्वली रखना है, वो भी आप रख सकते हो, लेकिन परसेंटेज देना जरूरी है आपके नॉमिनी में। तो ये भी पहले एक ही नॉमिनी रख सकते थे, अभी आप अप टू 3 नॉमिनीज रख सकते हो, ये फैसिलिटी भी दिया जाता है। बट इट इज इम्पोर्टेंट, ये जरूरी है कि आप, मैं तो यही कहूंगा कि ये जरूरी है कि आप नॉमिनी रखिए। अगर आपने अभी तक नॉमिनी किसी को नहीं किया है तो आप प्लीज आज या कल के दिन जाइए, आपके डीपी को अप्रोच कीजिए, उनको बोलिए कि मुझे नॉमिनेशन का फॉर्म दीजिए, मुझे नॉमिनी करना है, तो आपका डीपी आपको नॉमिनी का फॉर्म देगा, नॉमिनेशन का फॉर्म देगा, और आप नॉमिनी किसी को, आप जो भी आप जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो उनको नॉमिनी बनाइए, और लेकिन आप नॉमिनेट किए करेंगे तो वो अच्छी होगी। अगर कोई नया अकाउंट डीमैट अकाउंट शुरुआत करते हैं तो वो फैसिलिटी दिया जाता है कि अगर आपको नॉमिनी नहीं करना है तो वो भी आप फैसिलिटी आपको टिक कर सकते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जैसे मैंने बोला, अगर सिंगल अकाउंट होल्डर है और नॉमिनी नहीं है तो ये लीगल हेल्प के प्रोसेस के थ्रू लीगल हेल्प शेयर्स ट्रांसफर किए जाएंगे। अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर है, ए और बी जॉइंट अकाउंट होल्डर्स है, और इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस ए का देहांत हो जाता है तो ये सारे शेयर जो है वो बी के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएंगे। डेथ ऑफ ऑल द जॉइंट अकाउंट होल्डर्स तो वो नॉमिनी के अकाउंट में किया जाएगा।
ये और एक अच्छा फीचर है जो सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ने डीमैट अकाउंट में दिया है, बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट जिसको कहा जाता है। तो इसका बेसिकली एडवांटेज क्या है, अगर आपने शुरुआत नहीं किया है डीमैट अकाउंट और आपको अगर पार्टिसिपेट करना है कैपिटल मार्केट में, तो आप अपना डीपी के बाद जाके आप BSDA, बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट, आपके डीपी को बोलिए कि मुझे बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट शुरुआत करना है। अभी इसका एडवांटेज क्या है, जब भी आप डीमैट अकाउंट, एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट होल्डर जब भी आप डीमैट अकाउंट करते हो, तो आपको एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपका डीपी चार्ज करता है। अभी ये क्यों करता है, बिकॉज ये आपका जो डीमैट अकाउंट है वो आपके बिहाफ पे वो मेंटेन करता है, उसके लिए एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगता है। अभी काफी सारे डीपी अलग अलग चार्जेस चार्ज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सर्विसेज, उन लोग क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके लिए वो चार्जेस उन लोग आपसे लेते हैं। तो अगर आपको बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट आप अगर आप शुरुआत करते हो, तो उसके लिए ये जो है, अगर आपने इक्विटी मार्केट में अप टू 50,000 50,000 इन्वेस्ट किया है और डेट सिक्योरिटी में अप टू 1 लाख इन्वेस्ट किया है, तो आपको कुछ AMC चार्जेस नहीं लगेंगे, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट दिया जाएगा। अगर ये एक्सीड होता है 50,000 और अप टू 2 लाख हो जाता है इक्विटी मार्केट में, मतलब आप अगर इक्विटी शेयर्स खरीदते हो, सेल करते हो, और ये बिटवीन 50,000 टू 2 लाख है, तो आपको सिर्फ 100 रुपया चार्ज किया जाएगा एज एन AMC। और अगर ये 2 लाख से ऊपर हो जाता है, तो ये जो भी नॉर्मल चार्जेस होता है, जैसे नॉर्मल चार्जेस मतलब जो भी आपके एग्रीमेंट में, जब भी आप डीमैट अकाउंट शुरुआत करते हो तो आपको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, जिसको कहते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बेसिकली। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में सारे चार्जेस जो है ये आप पढ़ के आप फिर ही अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कीजिए। जैसे आप साइन करते हो, इसका मतलब ये है कि आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है आपके डीपी का, वो आपने फुलफिल किया है, और जो भी चार्जेस वो बोलेंगे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में है वो आपको लागू हो जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज है, आप अगर न्यू डीमैट अकाउंट होल्डर हो तो वो भी आप कर सकते हो। क्लोजर एंड शिफ्टिंग ऑफ डीमैट अकाउंट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हो। अगर आपको एनी अगर आपके शेयर्स है, तो आप दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करके आपका एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट और आप ट्रांसफर आप बंद कर सकते हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट ये अकाउंट क्लोजर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो आपको डीपी के बाद जाके आप सबमिट कीजिए और ये अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। अगर आपको काफी सारे आईपीओज आ रहे हैं, आपको भी पता होगा कि रिसेंटली काफी सारे आईपीओज हिट भी गए हैं। और अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना हो, मतलब आपको पार्टिसिपेट करना हो आईपीओ के माध्यम से, तो वो भी आप डीमैट अकाउंट के माध्यम से आप कर सकते हो। आपका जो डीमैट अकाउंट का पोर्टल है डिपॉजिट पार्टिसिपेंट, उनके ऑनलाइन पोर्टल पे जाके भी आप आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। काफी सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे आपने टीवी पे, आई अपना ICC वर्ल्ड क्रिकेट के इसमें भी काफी सारे एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं। जस्ट एट अ क्लिक ऑफ अ बटन आप आईपीओ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, NFO में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये काफी सारी चीजें हैं जो फीचर के माध्यम से आपको डीमैट अकाउंट में दिया जाता है। एनी पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी जब भी बोनस देता है, जैसे IRCTC ने भी दिया था, तो एट एनी सॉरी स्प्लिट किया था, तो वो भी आप डीमैट अकाउंट में कर सकते हैं। अगर कोई कैश बेनिफिट्स लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी है, मतलब अगर म्यूचुअल फंड मैच्योर हुआ है, तो वो भी आप डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अगर आपको डिजिटल लैस एक फैसिलिटी है, डिजिटल लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, जैसे मैंने प्लेज के बारे में बताया, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, ये कुछ ही मिनट में आपका लोन मतलब आपके सिक्योरिटीज लॉक हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, और आपको तुरंत आपको जो भी लोन का अमाउंट था वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। बट कुछ ही कुछ ही डीपीज है जो ये फैसिलिटी दे रहे हैं। तो डिजिटल लोन अगेंस्ट फैसिलिटीज ये ऑनलाइन सिस्टम है, जैसे HDFC दे रहे हैं। तो जिनके पास ये डीपी है, तो वो भी आप फैसिलिटी यूज कर सकते हो। कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट ये एक और एक अच्छा फीचर है। जैसे NSDL या अदर डिपॉजिटरी जो CDSL, ये डायरेक्टली आपको एज एन अकाउंट होल्डर आपको ये कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट एवरी मंथ दिया जाता है।
अभी इसका एडवांटेज क्या है, इसका फायदे क्या है? बेसिकली अगर आपने इन्वेस्ट किया है इक्विटी शेयर्स में, या आपने इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी आरबीआई के माध्यम से आप खरीद सकते हो। तो आरबीआई बेसिकली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का स्कीम भी देता है। तो अगर आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी आप इन्वेस्ट किया है, तो ये सारी चीजें जो इन्वेस्टमेंट पहले क्या होती थी, आपको हर एक अलग अलग स्टेटमेंट दिया जाता था हर एक अलग इन्वेस्टमेंट्स के लिए। लेकिन अगर आपने अभी ये म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ईटीएफ्स में भी इन्वेस्ट किया है, तो ये सारी चीजें एक ही स्टेटमेंट में, जिनको जिसको कहा जाता है कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट में दिखाई दिया जाएगा। तो ये इसका एडवांटेज ये है कि आप एक ही स्टेटमेंट में आप देख सकते हो कि कितने पैसे मैंने इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर में किया है, कितने म्यूचुअल फंड में किया है। आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफ के माध्यम से भी आप ये भी देख सकते हो कि कितना परसेंटेज आपने म्यूचुअल फंड में डाला है, कितना परसेंटेज आपने इक्विटी में डाला है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में दिया है। तो ये सारे बेनिफिट जो है, ये एडवांटेज है, ये आपको डीमैट अकाउंट में कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट के माध्यम से आपको लागू हो जाएगा। अगर आपको फिजिकली, जैसे पैंडेमिक में काफी सारे ऑफिसेज बंद थे, डीपी के ऑफिसेज बंद थे, बिकॉज पैंडेमिक के द्वारा गवर्नमेंट रेगुलेशंस के माध्यम से आप डीपी के ऑफिसेज बंद रखना पड़ता था। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो अगर आपको शेयर्स खरीदना बेचना हो, तो आप क्या कर सकते हो। तो ये एनएसडीएल का ऑनलाइन सिस्टम है, जिनको स्पीडी के माध्यम से, स्पीडी एक फैसिलिटी है जो डीपी 200 डीपी से भी ज्यादा, एनएसडीएल के डीपी से भी ज्यादा ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तो स्पीडी के फैसिलिटी के माध्यम से आप अपना इंस्ट्रक्शन, आपको पता है इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है अगर आपको शेयर खरीदना हो या बेचना हो। तो ये इंस्ट्रक्शन आप ऑनलाइन घर पे बैठ के आप दे सकते हो आपके डीपी को, आपके ब्रोकर को। तो जिसको स्पीडी फैसिलिटी कहा जाता है। तो आप वन टाइम लॉग इन करना पड़ेगा आपके स्पीडी फैसिलिटी में, और आप अपना फैसिलिटी यूज कर सकते हो स्पीडी का। आइडिया फैसिलिटी ऐसा है कि अगर आपको कितना पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो जिसको आपने इन्वेस्ट किया है, ये आपको देखना है। तो ये ऑनलाइन सिस्टम एक आइडियाज फैसिलिटी का है, जो आप, ये फ्री ऑफ कॉस्ट का है। आइडियाज फैसिलिटी आप घर पे बैठ के आप कितना भी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स किया है या इक्विटी शेयर्स के इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, आप आइडियाज के माध्यम से आप देख सकते हो। आप सब्सक्राइब टू कैश भी कर सकते हो। आप अपना लास्ट 12 मंथ के कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जो है, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कैश का स्टेटमेंट, वो आप प्रीवियस 12 महीने का भी आप कैश डाउनलोड कर सकते हो। काफी सारे कंपनीज ई वोटिंग का फैसिलिटी देते हैं। तो ई वोटिंग क्या है? ई वोटिंग ऐसा फैसिलिटी है वेरिन अगर कंपनी को कोई डिसीजन लेना हो, मतलब कोई अगर डायरेक्टर चेंज हो रहा है, या कोई कंपनी को बोनस देना हो या डिविडेंड देना हो, तो कंपनी एक एजीएम करता है, एनुअल जनरल मीटिंग, या ईजीएम के माध्यम से सारे शेयर होल्डर्स को एक एक इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि जो भी डिसीजन है आपका, वो हमको बता दीजिए। अभी ये डिसीजन आप ऑनलाइन बता सकते हो ई वोटिंग के माध्यम से। ये फ्री ऑफ कॉस्ट का है। आप सिर्फ, आपको लॉगिन आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड, एनएसडीएल से डायरेक्टली आपको एक मेल आएगा अगर आपने ऑनलाइन सिस्टम यूज किया है तो। एनएसडीएल से डायरेक्टली आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मेल आ जाएगा। आप लॉग इन करके आप अपना जो भी डिसीजन है, अगेन दैट पर्टिकुलर डिसीजन जो कंपनी लेता है, उसमें आप वोट कर सकते हो। जैसे ये अपना इलेक्शन जैसे है, आप इलेक्शन में जाके आप वोट करते हो जो भी कैंडिडेट को, उसी तरह ये वोटिंग सिस्टम होता है कंपनी का। जो आप कभी भी जाके वो कंपनी का जो भी डिसीजन होगा वो आप वोट कर सकते हो। अभी एनएसडीएल का और एक मोबाइल ऐप है। जैसे काफी सारे ऐप्स होते हैं प्ले स्टोर या गूगल ऐप स्टोर या आई स्टोर पे, तो एनएसडीएल का भी मोबाइल ऐप है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का है। ये आप प्ले स्टोर से आज ही जाके, आप अगर आप डीमैट अकाउंट होल्डर हो एनएसडीएल के, तो आप आज ही जाके आप प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका एडवांटेज ये है कि आप मोबाइल ऐप के द्वारा, आप कहाँ पे भी हो, आप मोबाइल ऐप के द्वारा आप अपना DIS, डेली रजिस्ट्रेशन स्लिप, आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप इनफैक्ट आपका पोर्टफोलियो जो भी है वो भी आप देख सकते हो मोबाइल ऐप के माध्यम से। तो ये इंपॉर्टेंट फैसिलिटी जो है, फीचर्स है, एनएसडीएल आपको प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने बताया, आप एनएसडीएल ई वोटिंग का प्लेटफॉर्म कैसे कर सकते हो। ये एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके आप जितने भी कंपनीज ई वोटिंग दे रहे हैं
वो आप देख सकते हो। एनएसडीएल मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप वोट कर सकते हो, वो भी पॉसिबल है। आईडास फैसिलिटी के माध्यम से आप वोट कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो आप वोटिंग के माध्यम से आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी अनक्लेम शेयर या डिविडेंड्स क्या है? अ, अभी अगर आपने जब भी कंपनी डिविडेंड देता है, मे बी फिजिकल फॉर्म या आपका एड्रेस, आपका बैंक डिटेल्स अपडेटेड नहीं हो, फॉर एग्जांपल क्लोज्ड हुआ हो या और अपडेटेड नहीं किया आपने डीमैट अकाउंट में, तो अगर आपका लास्ट 7 कंसेक्यूटिव ईयर, 7 साल का कंसेक्यूटिव ईयर्स होना जरूरी है। तो अगर आपके अनक्लेम शेयर्स है या डिविडेंड्स हैं लास्ट 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स हैं, तो वो आप क्लेम कर सकते हो। आप सिंपल स्टेप जाके आप स्टेप 1 में आप आईईपीएफ कर एक वेबसाइट है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। आप ये वेबसाइट पे जाके iepf.gov पे जाके आप फॉर्म डाउनलोड कीजिए। आप जो भी डिटेल्स है आपके, बैंक अकाउंट डिटेल्स या जो भी फॉर्म पे जो डिटेल्स आपको सबमिट करना हो, तो वो आप फिल करके आप सबमिट कर सकते हो। उसका एक प्रिंट लीजिए और आपके जो नियरेस्ट नोडल ऑफिसर होगा, ये वेबसाइट पे नियरेस्ट नोडल ऑफिसर भी उसका एड्रेस दिया जाएगा, वो आप वहाँ पे जाके आप सबमिट कर सकते हो। तो ये एक से पहले ये सिस्टम नहीं था, अभी ये सिस्टम सेबी ने लागू किया है कि जितने भी 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स के शेयर्स जो है इन्वेस्टर्स वो क्लेम कर सकते हैं, या डिविडेंड्स है वो क्लेम कर सकते हैं। एक सिंपल प्रोसेस बनाया है जहाँ से आप ये क्लेम शेयर कर सकते हो। अब अपना प्रूडेंट इन्वेस्टर कैसे बन सकते हो? पहले तो अगर आपने जैसे चेकबुक मैंने बताया, आप नॉर्मली चेकबुक टेबल पे तो नहीं रखोगे, और आप चेकबुक कभी भी साइन नहीं करोगे पहले ही। जब भी आप यूज करते हो तो तभी ही आप चेकबुक इस्तेमाल करते हो, राइट? उसी तरह जैसे डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप बुक दिया जाता है आपके डीपी से, तो आप पहले ही साइन मत कीजिए, बिकॉज साइन करने का ये मतलब है कि आपने अथॉरिटी दिया है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो जब भी आप यूज कर रहे हो तभी भी आप डीआईएस यूज कीजिए, साइन कीजिए। आप नॉर्मली अगर आप ऑनलाइन सिस्टम यूज कर रहे हो तो आपका पासवर्ड जो है आप फ्रीक्वेंटली चेंज कीजिए। अगर ओटीपी है तो ओटीपी ध्यान से रजिस्टर्ड जो है एंटिटी, उनके यहाँ से ओटीपी आ रहा है वो आप देख लीजिए। पिन जो है आप शेयर किसी के साथ मत कीजिए, बिकॉज ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, आपका डीमैट अकाउंट आपका है और आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप जो भी एनएसडीएल या आपके डीपी या आपका ब्रोकर जब भी कोई ईमेल भेजता है या एसएमएस आता है आपको कि शेयर आपके डेबिट हुए हैं, आपने शेयर इंस्ट्रक्शन दिया है कि नहीं, ये आपको जानना जरूरी है। अगर आपने नहीं इंस्ट्रक्शन दिया है तो आप अपने डीपी के पास जाके आप कंप्लेन कर सकते हो। एनएसडीएल काफ़ी सारे पब्लिकेशंस भी पब्लिश करता है, एनएसडीएल के वेबसाइट पे अवेलेबल है, ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट का। तो ये nacl.co.in हमारा वेबसाइट है। अंडर एजुकेशन टैब में जाके आप जितने भी इंफॉर्मेटिव मटेरियल्स हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एनएसडीएल ऐसे ही काफ़ी सारे वेबिनार्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, इनके बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो आप एनएसएल के वेबसाइट पे जाके अंडर एजुकेशन टैब में हमारा फोर्थ कमिंग इन्वेस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स का डिटेल्स आप देख सकते हो। वहाँ पे जाके आप रजिस्टर भी कर सकते हो। ये हमारा एनएसएल का न्यूज़लेटर है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट का है। अगर आपको रजिस्टर करना है, सब्सक्राइब करना है ये न्यूज़लेटर को, एनएसएल के वेबसाइट पे जाके आप सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर, एक आइकॉन है वहाँ पे जाके आप अपना डिटेल्स भर के आप सबमिट कीजिए। आपको अगले महीने से आपको ये ई न्यूज़लेटर जो है ये आपको मेल बॉक्स में दिखाई देगा। अभी ये एडवांटेज क्या है ये ई न्यूज़लेटर का? ये बेसिकली हम लोग एक सिंपल कंसेप्ट में या सिंपल टर्म में जो भी इन्वेस्टर समझते हैं वो बेसिक लैंग्वेज में हम लोगों को बताते हैं कि कैश क्या है, या काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। म्यूचुअल फंड आप कैसे यूज़ कर सकते हो, टैक्स बेनिफिट्स क्या है, आप कौन से टैक्स इंफॉर्मेशन के बारे में, जैसे FAB में जो भी टैक्स सेविंग ऑप्शंस होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पे हम लोग ने लिखा है। इनफैक्ट आपको अगर प्रीवियस न्यूज़लेटर देखना हो तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे। अगर आपके पास कोई कंप्लेन हो, ग्रीवियंस हो आपकी डीपी की हो,
के बारे में आप एनएसएल को या स्कोर्स, सभी के स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे आप कंप्लेन कर सकते हो। ये सभी का हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है। एनएसएल का टोल फ्री नंबर भी है, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो। अगर आपके पास आपको लिखना हो तो वो एनएसएल का एक ईमेल आईडी है, relations@nsl.co.in, उस पर लिख सकते हो, या info@nsl.co.in उस पर लिख सकते हो। आप अपना फीडबैक प्लीज दीजिए इस वेबिनार के माध्यम से। आपको कैसा लगा? हमारा मैंने पोस्ट किया है चैट बॉक्स पे, वो लिंक फिर से पोस्ट कर दूंगा। और इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा, और मैं अभी एमएसी से मिस्टर हरीश को इनवाइट करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। Thank you very much and good evening all participants. I hope आपको सेशन ये इंटरैक्टिव एंड पॉजिटिव सेशन होगा। तो सेशन स्टार्ट करने के पहले कुछ इंट्रोडक्शन देंगे कि इन दैट पीपीटी आप इस सेशन से क्या-क्या आपको सीखने मिलेगा। लाइक स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होता है, उनके फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, डीमैट अकाउंट, अगर किसी का डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो वो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस कैसा है, आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, आफ्टर ट्रेडिंग के बाद आपको क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स लेना है और क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लेना है, ये आप अभी थ्रू प्रेजेंटेशन से वी विल स्टार्ट। पीपीटी विजिबल है? कैन विजिबल है सबमिट? हरीश। थैंक यू। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी मार्केट। बेसिकली सब लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करो, बट कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें? अब सिक्योरिटी मार्केट इतना वास्ट है, उसको समझने के लिए मीन्स थोड़ी बहुत स्टडीज इंपॉर्टेंट है एंड सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली सिक्योरिटी मार्केट लाइक इक्विटी होता है, डेरिवेटिव होता है, कमोडिटी होता है, करेंसी होता है। तो स्टॉक एक्सचेंजेस, तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहाँ पे शेयर्स, बॉन्ड्स, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड होते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो जैसे ही कोई कंपनी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिस्ट होता है तो वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होता है। स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट करता है कंपनीज, न्यू कंपनी जो लिस्ट होती है उनको लिस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे देता है थ्रू आईपीओ। मार्केट देता है फॉर ट्रेडिंग पर्पस, फॉर लिक्विडिटी। और कोई भी कंपनी को अगर फंड रेज करना होगा तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा थ्रू आईपीओ, और वो फंड रेज करेगा और वो फंड का यूटिलाइज करेगा फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ हिज बिजनेस। एंड लास्ट इज हाई लिक्विडिटी। जैसे कि आप सबको पता है फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी हायर होती है। जैसे आप शेयर बाय करते हो और सेल करते हो, वो विद इन अ सेकेंड वो शेयर सेल होता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने बताया था, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो गोल्ड्स में, बॉन्ड्स में, फिक्स डिपॉजिट है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, म्यूचुअल फंड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। ऐसे ये टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। फैक्टर्स फॉर फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस ऑफ शेयर्स, तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके कारण शेयर प्राइस और मार्केट अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मींस बेयरिश एंड बुलिश होते रहते हैं। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपनी। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एबीसी कंपनी है, उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपको कैसा पता चलेगा? उसके बैलेंस शीट रीड करके, और बैलेंस शीट कहाँ पे रहता है? उसके एनुअल रिपोर्ट में। तो एवरी कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट उनके वेबसाइट पर डिस्क्लोज करती है। तो वो एनुअल रिपोर्ट आप स्टडी करके आपको पता चलेगा कि ये फाइनेंशियली कंपनी कैसी है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस सब स्टेटमेंट्स एंड ऑल देखिए। सेकेंड वन इज बिजनेस स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। कोई कंपनी है तो उसका बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है, मीन्स उसका प्रोडक्ट क्या है, और वो मार्केट में वो प्रोडक्ट
का सेल्स कैसा है, तो वो भी उसका सेल्स परफॉर्मेंस उसके कंपनी के ऊपर इफेक्ट करेगा, तो उसके कारण उसके शेयर प्राइस अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। नेक्स्ट इज डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली ये सब लोगों ने इकोनॉमिक्स में, अगर कोई कॉमर्स होए तो उसने इकोनॉमिक्स 12th में पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये बेसिकली कैसा होता है, जैसे ही कोई शेयर प्राइस बढ़ता है तो उसके साथ उसका प्राइस भी बढ़ता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एंड आरबीआई पॉलिसी। गवर्नमेंट एंड आरबीआई पॉलिसी एवरी क्वार्टरली मॉनेटरी पॉलिसी डिस्क्लोज करती है, उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट शेयर मार्केट और उसके शेयर प्राइस ऑफ कंपनी पे होता है। फॉर एग्जांपल सपोज एक कंपनी है और आरबीआई पॉलिसी और गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाला अगेंस्ट दैट कंपनी, मींस अगेंस्ट टैक्सेस बढ़ाया या फिर कुछ कम किया, तो वो इम्पैक्ट होता है कंपनी पे, तो वो कंपनी के शेयर प्राइस पे अल्टीमेटली इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल इश्यूज। अभी लेट्स एग्जांपल ट्रम्प ने अनाउंस किया वी विल गो फॉर वर्ल्ड वॉर 3, तो इसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा ऑन बेसिकली ये सबको स्टॉक मार्केट पे होगा। स्टॉक मार्केट बेरिश जाएंगे और उसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस में भी होगा, बिकॉज एक कंपनी है तो उसका जो प्रोडक्ट है और उसका जो बिजनेस है वो वर्ल्ड वाइड होता है। अगर कुछ इंटरनेशनल इश्यूज और इंटरनेशनल अनाउंसमेंट कुछ हुआ अगेंस्ट दैट कंपनी, तो वो उसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, उसके कारण उसका शेयर प्राइस डाउन जाएगा, और पॉजिटिव न्यूज आया तो उसका शेयर प्राइस अप जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज एज यू ऑल नो दैट सुनामी हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, जिसके कारण कंपनी के प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट होगा। अगर कंपनी के प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट हुआ तो उसका सेल्स डाउन जाएगा और अप जाएगा, तो बेसिकली वाइस वर्सा उसका प्रोडक्ट पे भी और उसके शेयर मार्केट प्राइस पे भी इम्पैक्ट होगा। फंक्शंस ऑफ सेबी। तो सेबी एक रेगुलेटरी है, जैसा लास्ट अब सेशन में सर ने बताया था सेबी के फंक्शंस। ये कुछ मेजर फंक्शंस है सेबी के। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। सेबी हमेशा ध्यान रखती है कि जो इन्वेस्टर है उसके साथ फ्रॉड ना हो, कुछ स्कैम ना हो, तो ये सेबी इंटरफेस करती है। रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। सेबी सिक्योरिटी मार्केट को मीन्स रेगुलेट करती है, अगर उनको कुछ न्यू डेवलपमेंट चाहिए तो वो थ्रू सर्कुलर इशू करती है और प्रेस रिलीज इशू करती है टू डेवलप द मार्केट। एंड लास्ट इज प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। जैसे मैंने बताया था अभी, सेबी को कुछ अगर डेवलपमेंट और कुछ करना होता है तो सेबी उनके सर्कुलर थ्रू नोटिस इशू करती है टू सिक्योरिटी मार्केट, टू ऑल रेगुलेटरी। व्हाट इज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। तो बेसिकली बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल सिक्योरिटीज मार्केट में होते हैं, अगर कंपनीज को लगता है कि उनके शेयर वैल्यू अंडर वैल्यूड है तो कंपनी मार्केट से शेयर्स पुल बैक करती है। मींस जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स सेल किए हैं कंपनी ने, वो कंपनी से शेयर होल्डर से वापस कर लेती है। अभी फॉर एग्जांपल आप शेयर होल्डर्स हो और मैं कंपनी हूँ, आपने शेयर्स मेरे कंपनी के शेयर्स आपने परचेस किए, तो मैं क्या करूँगा, अब सपोज मार्केट वैल्यू है शेयर प्राइस के 100 रुपीज़, तो मैं आपको ऑफर करूँगा आप शेयर्स बायबैक दो, आपको मैं 120 देता हूँ। मीन्स अबव द मार्केट प्राइस से आप वो शेयर सेल कर सकते हो कंपनी। एंड ये वॉलेंटरी नहीं है, मीन्स वॉलेंटरी है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपको सेल करना है तो आप सेल कर सकते हो, अदरवाइज आप खुद के पास रख सकते हो। बेसिकली पर्पस क्या होता है बायबैक ऑफ इसका, जैसे मैंने बताया था कि अंडर वैल्यूड ऑफ शेयर्स ऐसा कंपनी को लगेगा तो वो कंपनी रिपर्चेस करती है। बायबैक टोटली ऑपोजिट होता है पब्लिक इशू में। पब्लिक इशू में क्या होता है, कंपनी आईपीओ में लिस्ट होती है तो आईपीओ थ्रू कंपनी सेल करती है शेयर टू द पब्लिक। कॉमन रीजंस फॉर बायबैक, टू रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर। जैसे मैंने बताया था
कि अगर मार्केट वैल्यू 100 रुपीज है तो कंपनी आपको ऑफर करेगी 120 रुपीज पे, आप वो शेयर बायबैक कर सकते हो। इम्प्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ये कंपनी के ईपीएस पे भी इफेक्ट करेगा। जैसे मैंने बताया था, ये कोई मतलब वॉलेंटरी कंपलसरी नहीं है, आपके ऊपर है। अगर आपको वेल विशिंगली शेयर कंपनी को रिटर्न करना है विथ अबव मार्केट प्राइस, तो यू कैन डू दैट। इंट्रोडक्शन टू आईपीओ। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, कंपनी जो प्राइमरी लिस्ट होती है इन स्टॉक मार्केट, तो वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है फंड रेस करने की। तो वो फंड उनके बिजनेस पे यूटिलाइज करने की। आईपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव होता है फंड रेस करने की, जैसे मैंने बताया था। ये आईपीओ टू टाइप ऑफ एंटिटीज इश्यूअर होता है। फर्स्ट इज कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड सेकंड वन इज गवर्नमेंट एंटिटीज। कॉर्पोरेट एंटिटीज लाइक कॉर्पोरेट एमएनसीज होते हैं, कॉर्पोरेट न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, वो लिस्ट हो सकते हैं थ्रू आईपीओ। एंड गवर्नमेंट्स लाइक आईआरसीटीसी हुआ, अभी एलआईसी अपकमिंग, मीन्स रूमर हो सकता है या फिर पॉजिटिव न्यूज हो सकता है, एलआईसी हो सकता है थ्रू आईपीओ। मेजर टाइप्स ऑफ इश्यूज इन प्राइमरी मार्केट। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ इश्यूज प्राइमरी मार्केट में होते हैं। पब्लिक इशू। पब्लिक इशू इज बेसिकली नॉर्मल इशू जो कंपनी इशू करती है टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंशियल इशू और पब्लिक इशू में डिफरेंस क्या है? प्रेफरेंशियल इशू अगर डिविडेंड की बात हुई, बोनस की बात हुई और वाइंडिंग अप की बात हुई, तो प्रेफरेंशियल इश्यूज जो शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंशियल इशू शेयर होल्डर, तो फर्स्ट उनको प्रेफरेंस दिया जाता है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स को। राइट इशू। राइट इशू इज बेसिकली नथिंग बट, अभी सपोज कंपनी को फंड रेस करना है और ऑलरेडी कंपनी लिस्टेड है कैपिटल मार्केट, तो कंपनी क्या करती है? राइट इशू करती है। तो ये राइट इशू का एडवांटेज कहाँ पे आता है? अगर आपके पास राइट इशू है, तो जो मीटिंग्स होती है एनुअल जनरल मीटिंग, तो वहाँ पे वोटिंग राइट्स होते हैं। तो वोटिंग राइट्स का ये एडवांटेज हो सकता है राइट इशू। एंड लास्ट इज बोनस इशू। तो बोनस इशू बेसिकली कब होता है? जब भी कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट होता है और कंपनी हाई परफॉर्मेंस देती है, तब कंपनी बोनस इशू करती है। तो ये बोनस इशू बेसिकली कैसा होता है? रेशियो में होता है, 1:2, 2:4। तो वो टाइप में कंपनी बोनस इशू करती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट इज बेसिकली, जैसा मैंने बताया था, कोई भी कंपनी अगर फर्स्ट लिस्ट होती है, तो वो फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती है फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो सिक्योरिटीज इशूड फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक, जैसा मैंने बताया था। एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जो प्राइमरी मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, तो उनको ट्रेडिंग के लिए सेकेंडरी मार्केट यूज होता है। प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यू मार्केट भी बोलते हैं एंड सेकेंडरी मार्केट को पोस्ट इश्यू मार्केट। प्राइमरी मार्केट में अभी प्राइस डिटर्मिनेशन कौन करता है? लाइक इश्यूर कंपनी इन कंसल्टेशन विथ मर्चेंट बैंकर। सपोज कोई कंपनी लिस्ट होती है, तो उसका इश्यू प्राइस ये डिसाइड होता है। एंड सेकेंडरी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ द मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है उसका मार्केट वैल्यू। प्राइमरी मार्केट में इंटरमीडियरीज होते हैं मर्चेंट बैंकर्स, लीड बैंकर्स, आरटीएस। और सेकेंडरी मार्केट में होता है स्टॉक ब्रोकर्स एंड डिपॉजिटरी पार्टी। तो बेसिकली प्राइमरी मार्केट का पर्पस क्या है? जैसे मैंने बताया था, रेज कैपिटल फंड फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ हिज बिजनेस एंड टू सीक लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। जैसे आईपीओ में ये फर्स्ट टाइम होता है उसको प्राइमरी मार्केट में। एंड सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग पर्पस के लिए होता है, लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टर्स होता है, एंड फर्दर कैपिटल फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए भी होता है सेकेंडरी मार्केट। तो आईपीओ
और आईपीओ कुछ आया तो वो आईपीओ अप्लाई कैसे कर सकते हैं? उसमें 2 मोड है, एक ऑनलाइन मोड, दूसरा ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में एसबा एसबा नेक्स्ट स्लाइड में अपन कवर करेंगे। एसबा होता है, यूपीआई इन एसबा होता है। यूपीआई मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। उसके थ्रू भी आप ऑनलाइन मोड के थ्रू आप आईपीओ सब्सक्राइब कर सकते हो। 3 इन 1 अकाउंट। 3 इन 1 अकाउंट इज बेसिकली डीमैट अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है और बैंक अकाउंट होता है। ऑफलाइन मोड में सिंपल आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो ऑफलाइन मोड में, फिर वो आईपीओ फॉर्म फिलअप करते हो स्टॉक ब्रोकर्स के पास एंड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हो। तो बेसिकली एसबा क्या होता है? एसबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। ये मतलब ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू अगर आप ऑनलाइन आईपीओ अप्लाई करते हो तो आपके बैंक अकाउंट से वो अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अभी एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। एक आईपीओ लिस्ट होने वाला है, एबीसी आईपीओ। तो वो एबीसी आईपीओ का बीट प्राइस फॉर एग्जांपल ले लो, उसका लॉट साइज 90 है और उसका सब्सक्रिप्शन प्राइस है 14,000 15,000। तो वो अगर आपने अप्लाई किया ऑनलाइन तो वो आपकी अमाउंट ब्लॉक हो जाएगी बैंक अकाउंट में। तो जैसे ही आपको अगर वो आईपीओ अलॉट हो गया तो वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगी। अगर वो अमाउंट मीन्स अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ तो फिर वो जो डेबिट ब्लॉक्ड अमाउंट है तो वो आपके बैंक अकाउंट में रिवर्स हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपनिंग। तो बेसिकली जिसका अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं हुआ है तो उनके लिए ये सब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। तो उसके थ्रू आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। लाइक आइडेंटिटी प्रूफ हुआ, एड्रेस प्रूफ हुआ। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आपका पैन कार्ड हुआ, पासपोर्ट हुआ, आधार कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटिंग आईडी। तो ये आपके आईडी प्रूफ में आता है। एंड एड्रेस प्रूफ का पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटिंग आईडी, रेशन कार्ड। तो ये आपका एड्रेस प्रूफ में आता है। इसके थ्रू आप डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो एक बार आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो गया तो आप शेयर्स बाय सेल्स कर सकते हो। इसमें भी अकाउंट ओपनिंग के 2 मोड है, 2 टाइप है। आप ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हो एंड ऑफलाइन भी कर सकते हो। अगर ऑफलाइन आपको करना है ओपन तो आप नियरेस्ट स्टॉक ब्रोकर के पास जाके, उसके ऑफिस में जाके आप सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था वो आप सबमिट करके आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो सकता है। ऑनलाइन मोड में कैसा होता है, आप स्टॉक ब्रोकर के वेबसाइट पे जाते हो, आपके केवाईसी फॉर्म फिलअप्स करते हो, आपके जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करके अपलोड करते हो एंड वेरिफिकेशन के लिए अभी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आया है, वीडियो वेरिफिकेशन कॉल होता है, जिसमें आपको वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना होता है एंड सिग्नेचर वो डिजिटली हो जाता है। तो ये प्रोसेस करने के बाद आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो सकता है। तो अकाउंट ओपन करते टाइम उसमें 2 टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होता है एंड एक वॉलंटरी डॉक्यूमेंट। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स एंड इन्वेस्टर्स होता है। मीन्स स्टॉक ब्रोकर्स एंड इन्वेस्टर्स के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या क्या हो सकते हैं तो वो होता है। डूज एंड डोंट्स फॉर ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंज होता है। मीन्स ये इंफॉर्मेशन के लिए होता है, आपको ट्रेडिंग करते वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यूनिफॉर्म रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स होता है। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स होता है, उनके सब टैरिफ शीट्स होते हैं, पॉलिसीज क्या क्या होते हैं, प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, सब वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। वॉलेंट्री डॉक्यूमेंट्स में आता है रनिंग ऑथराइजेशन अकाउंट, ये अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पावर ऑफ अटर्नी होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है, कंसर्न फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड रिसीविंग अलर्ट होता है। तो ये वॉलंटरी और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होता है एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। तो आपने जैसे डीमैट अकाउंट ओपन किया तो आप ट्रेडिंग के लिए बाय शेयर्स कर सकते हैं। तो अभी सपोज आपने एक XYZ स्टॉक ब्रोकर के पास
अकाउंट ओपन किया, तो वो स्टॉक ब्रोकर आपको फैसिलिटेट करेगा, मोबाइल ट्रेडिंग ऐप करेगा। आप फ़ोन पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। उनका अगर कोई सॉफ्टवेयर होगा तो वो सॉफ्टवेयर थ्रू आप कर सकते हो, लैपटॉप से या डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर से, या फिर फिज़िकली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो ब्रोकर के साथ। तो एक बार आपने अगर ऑर्डर प्लेस किया, मीन्स शेयर्स बाय किया, तो शेयर्स बाय किया तो वो आपको ट्रेड कंफर्मेशन आएगा आपके मोबाइल पे, रजिस्टर्ड मोबाइल पे एंड ईमेल आईडी पे। आपको स्टॉक एक्सचेंज से नोटिफिकेशन आएगा कि आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट में सब आएगा, आपने कितने शेयर्स लिए हैं, कौन से प्राइस पे लिए, कौन से कंपनी के लिए है, उसका ब्रोकरेज आपको कितना चार्ज हुआ है, वो सब आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में रहता है। एंड मार्जिन स्टेटमेंट में सब आपको फ्लैश होता है वहाँ पे। वीकली बैलेंस कंफर्मेशन आएगा स्टॉक एक्सचेंजेस से एंड स्टॉक ब्रोकर से। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होता है एंड होल्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। होल्डिंग ऑफ स्टेटमेंट इज बेसिकली आपके पास कितने पोर्टफोलियो में, आपके पोर्टफोलियो बेसिकली ये होल्डिंग्स ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट। अभी आपने ट्रेड किया तो बाय किया, तो सेल करते टाइम जो सेटलमेंट होता है तो वो प्रोसेस कैसे होता है। सपोज आपने एक शेयर लिया, तो वो शेयर सेल करते टाइम जो उसका टाइम फ्रेम होता है वो T+2 होता है। तो T+2 बेसिकली कैश सेगमेंट में होता है जो इक्विटी है। तो उसका प्रोसेस कैसा है, तो आप सपोज पेन ऑफ फंड में कैसा होता है, जो फंड ऑफ सिक्योरिटीज होता है तो वो ब्रोकर के अकाउंट से एक्सचेंज के अकाउंट में जाता है। और पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज में कैसा होता है, ब्रोकर के अकाउंट से आपके अकाउंट में आता है जब ये ट्रेड एग्जीक्यूटेड होता है। और ये प्रोसेस होने के लिए T+2 जाता है, मीन्स ट्रेडिंग प्लस 2 वर्किंग। मोड ऑफ पेमेंट एंड डिलीवरी, तो सेबी ने एक सर्कुलर इशू किया था जुलाई 12 2018 में कि कैश पेमेंट अलाउड नहीं होगा। तो कैश पेमेंट अलाउड नहीं होगा, तो फिर आप पेमेंट कैसे करोगे। चेक थ्रू कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट थ्रू कर सकते हो, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। सेबी ने लास्ट ईयर एक सर्कुलर इशू किया था विद रिस्पेक्ट टू मार्जिन। तो यहाँ पे कुछ की हाईलाइट्स पॉइंट्स है। मार्जिन रिक्वायर फॉर कैश सेगमेंट, तो मार्जिन रिक्वायर फॉर कैश सेगमेंट बेसिकली ये कैसा होता है, सेबी ने एक इंस्ट्रक्शन दिया था, अगर आप शेयर्स बाय करते हो या सेल करते हो तो मार्जिन रिक्वायरमेंट नेसेसरी है। अपफ्रंट मार्जिन कलेक्ट करते हैं स्टॉक ब्रोकर। ये मार्जिन इंट्राडे के लिए भी एप्लीकेबल है और डिलीवरी ट्रेड के लिए एप्लीकेबल है। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, मार्जिन दोनों साइड से कलेक्ट होते हैं, बाय के लिए भी होते हैं और सेल के लिए भी होते हैं ट्रेड एग्जीक्यूट। इन्वेस्टमेंट ग्रीवियंस रिट्रेसल प्रोसेस, तो ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है, अगर आप सपोज ट्रेड एग्जीक्यूट किया और आपको कुछ दिक्कत आई और कुछ इशू हुआ, सपोज शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ और कंपनी ने बोनस इशू नहीं किया, डिविडेंड इशू नहीं किया, तो आप कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं वो कंपनी और स्टॉक ब्रोकर्स। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर सपोज आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया बट वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो आप स्टॉक ब्रोकर के अगेंस्ट वो कंप्लेंट कर सकते हो। तो कंप्लेंट कैसे कर सकते हो आप, एक तो एक्सचेंज, जो सेबी का पोर्टल है स्कोर्स, तो आप वो स्कोर्स पे लॉग इन करके वहां पे आप कंप्लेंट आपकी रजिस्टर्ड कर सकते हो। और एल्स आप डायरेक्टली मेल कर सकते हो, मेल आईडी investorcomplaints@msci.in। तो आप मेल थ्रू भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। और एल्स आप वेबसाइट पे जाके वहाँ पे कंप्लेंट, क्लाइंट कंप्लेंट फॉर्म है, तो वो फॉर्म फिलअप करके वो फॉर्म थ्रू भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। सपोज आप एक्सचेंज में कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुआ एंड कंप्लेंट एंड एक्सचेंज ने जो रिजोल्यूशन पास किया, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आप
आईजीआरसी में एक्सकलेट कर सकते हो। ये आईजीआरसी अभी क्या है? आईजीआरसी एक पैनल होता है एक्सपर्टीज का, जो इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी होती है, एंड यहाँ पे हाईली एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस पैनल होता है, जो जज होते हैं, सीए होते हैं, मीन्स एक हाईली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड मोर एक्सपीरियंस पर्सन का पैनल होता है। तो वो आपका केस स्टडी करेंगे और रिजोल्यूशन पास करेंगे। अगर आप उनसे भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप आर्बिट्रेशन फैसिलिटीज यूज कर सकते हो। आर्बिट्रेशन इज बेसिकली पैनल होता है, रिटायर्ड जज का होता है, सीए का होता है, एक्स कंपनी सीईओ का होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोई रिटायर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा उनका पैनल होता है। तो ये बेसिकली वहाँ पे आप कर सकते हो, एस्केलेट कर सकते हो। अगर वहाँ पे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है वाइल इन्वेस्टिंग और वाइल ट्रेडिंग। आपको कभी रूमर पे बिलीव नहीं करना है। अगर पैनिक नहीं होना है। अगर मार्केट डाउन होगा तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपको आपका अकाउंट स्टेटमेंट डेली और वीकली बेसिस पे मॉनिटराइज करना है। मीन्स कोई अलर्ट आता, अगर आपने ट्रेड किया तो कोई अलर्ट आता है तो वो आपने ये ट्रेड किया है, तो वो आपको चेक करना है। और आप अगर 100 रुपीज और 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो एक ही, मीन्स सपोज आपको एग्जांपल देते हैं। अगर एक बास्केट है, वो बास्केट में 100 एग्स है, तो वो मीन्स बहुत रिस्की है। अगर इन कुछ अनसर्टेनिटी हुई और वो बास्केट फेल डाउन हो गया तो बास्केट के अंदर जितने भी एग्स है तो hear you. Hello, Harish, we are unable to hear you. Participants, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो। हम आपका सारे क्वेश्चंस ये सेशन के बाद ले लेंगे। हेलो हरीश, वो टेक्निकल इश्यूज के लिए। हेलो या पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो। हेलो हरीश, यू कैन हियर मी? yes, yes. So are we done with the session or are there more slides? No, we have done with the session. ओके, सो थैंक यू पार्टिसिपेंट्स। अगर आप कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। आपका मैंने चैट बॉक्स में ईमेल आईडी भी, आप वेबसाइट भी दिया है। फीडबैक ये सेशन के बारे में आप दे सकते हो। इनकेस आपको फोर्थ कमिंग इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम देखना हो, उनका टॉपिक्स क्या है, क्या कभी है ये, तो मैंने वो भी लिंक चैट बॉक्स में मेंशन किया। आप वहाँ पे जाके हमारे फोर्थ कमिंग इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप रजिस्टर करके अटेंड भी कर सकते हो। इनफैक्ट एनएसडीएल ने 25 साल कंप्लीट किया है। तो हेलो प्रदीप जी, आप मेरा साउंड आप सुन सकते हो अभी? हेलो, अभी सुन सकते हैं? हरीश, एम आई ऑडिबल? थैंक यू प्रदीप Yes, जी। you are audible. या तो अगर हमने हमने 25 साल भी कंप्लीट किया है 8 नवंबर को। तो जैसे मैंने बताया, आप हाँ एनएसएल के बारे में क्या सोचते हैं, वो अगर आपको लिखना है तो हमारा होम पेज पे एनएसएल के टैब पे
मैं लिंक भी पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके एनएसए के बारे में क्या आप सोचते हैं वो भी आप लिख सकते हो। तो जो भी प्रश्न हो आप अपने चैट बॉक्स में प्लीज पोस्ट कीजिए, हम एक एक प्रश्न ले लेंगे। तो मैंने जैसे बताया ये लिंक है जो मैंने अभी पोस्ट किया है, एनएसएल ने सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन इस साल है हमारा। तो जो भी आप सोचते हो एनएसएल के बारे में कैसे क्या इनकेस कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, सजेशंस है, तो वो भी आप इस लिंक पे जाके आप कमेंट कर सकते हो। पार्टिसिपेंट्स एनी क्वेश्चंस आप प्लीज पोस्ट कीजिए चैट बॉक्स में। आई गेस कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट जिन्होंने अटेंड किया है इस सेमिनार में। होप आपको ये वेबिनार अच्छा लगा हो। इन केस आपको फीडबैक देना हो तो प्लीज़ आप लिंक पे फीडबैक दे सकते हो। मैंने फीडबैक का लिंक भी दिया है। और जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आपको हमारा फोर्थ कमिंग प्रोग्राम्स अटेंड करना है तो वो लिंक भी आप रजिस्टर करके आप अटेंड कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का है हमारे सारे प्रोग्राम्स। इनफैक्ट एमएससी भी प्रोग्राम्स करते हैं वेरियस एंटिटीज के साथ, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। तो जितनी जानकारी होगी वो उतनी अच्छा होगा आपके लिए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन पार्टिसिपेंट्स, आज के शाम हमारे साथ आके टाइम स्पेंड करने के लिए। Thank you, Harish, once again for coming here and giving your informative knowledge to all our participants. Thank you so much, participants, and have a good day. प्रदीप जी, डेफिनेटली हम ऐसे प्रोग्राम्स करते रहते हैं। ये सारे प्रोग्राम्स जैसे मैंने बताया, एक लिंक है जो आप एनएसएल की वेबसाइट पे जाके फोर्थकमिंग प्रोग्राम्स के शेड्यूल आप देख सकते हो। तो इनकेस आज आपको आप लेट आए हो या अगर आपको आगे अटेंड करना है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ अटेंड करना है, वो भी आप कर सकते हैं। हमारा डिटेल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप रजिस्टर करके आप अटेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिनी जी, जैसे मैंने प्रदीप जी को भी बताया, हमारे रिकॉर्डिंग्स तो अवेलेबल नहीं है, बट काफ़ी सारे सजेशंस आए हैं, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि कैसे रिकॉर्डिंग्स ये सारे आईपीएस का हम लोग आपके लेके आ सकते हैं। तो इस पे काम जारी है। बट इन केस आप फिलहाल के लिए आप हमारे फोर्थकमिंग आईपीएस अटेंड कीजिए। बट डेफिनेटली कुछ ही दिनों बाद हम ट्राई करेंगे कि आप आपके लिए रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल करें। थैंक यू सो मच। I think session end करना चाहिए because no question. ओके, थैंक यू सो मच हरीश जी। Thank you. Thank you, participants.